नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है और एडमिट कार्ड बनाने का जो काम है यूपीपीसीएल ने ये काम भी जारी कर दिया है। तो एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द आप सभी के बीच होगा, इसलिए आप अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। दोस्तों, अगर आप बार्क और यूपीपीसीएल जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये पावर सिस्टम वाली क्लास को आपको सीरियस होकर के देखना चाहिए। और सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से निमी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थी जुड़ रहे हैं और अपना विश्वास दिखा रहे हैं, तो ये आपका विश्वास मुझे ये एहसास दिलाता है कि जो मेरा संघर्ष, जो मेरा स्ट्रगल है एक विद्यार्थी के प्रति, ये मेरा स्ट्रगल आप सभी के काम आ रहा है। और जब भी विद्यार्थी संघर्ष करता है ना सर, तो संघर्ष करने के दरमियान उसको तकलीफ जरूर होती है, लेकिन ये शायद आप ही के लिए कहा गया है कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इस आग को मेरे दोस्तों कम मत होने दीजिएगा। यही आग दोस्तों, यही उम्मीद आपको एग्जाम को फोड़ने के काम आने वाला है। देखिए, हम पावर सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहे हैं और दोस्तों इसमें हम संचरण और वितरण से रिलेटेड परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ये पावर सिस्टम का 8वां क्लास है और आईटीआई डिप्लोमा दोनों विद्यार्थियों के लिए काम आने वाला है। और एक बात दोस्तों, इस सुविचार के साथ अपने इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मुश्किलों को तोड़कर उम्मीदों की रीत सुहानी लिखो, मुश्किलों को तोड़कर उम्मीदों की रीत सुहानी लिखो, मेहनत की स्याही से अपने जीत की कहानी लिखो। और मुझे पूरा आप पर ट्रस्ट है और आपके मेहनत पर ट्रस्ट है कि आप अपनी कहानी खुद लिखेंगे, है ना। जो भी हम क्लास लेते हैं उसका ई नोट्स आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर ई नोट्स पीडीएफ डाउनलोड करना है तो फिर ई नोट्स डाउनलोड करना है तो ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। जैसा कि ये 8वां क्लास है तो 8वां क्लास में 111 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। और देखिएगा 111 नंबर का क्वेश्चन आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। प्रॉक्सिमिटी प्रभाव। सबसे पहली बात, प्रॉक्सिमिटी प्रभाव किसको कहते हैं? निकटता प्रभाव को, है ना। तो प्रॉक्सिमिटी प्रभाव जो होता है ये किस धारा को सबसे अधिक डिस्टर्ब करती है, प्रभावित करती है? दूर के चालक में चल रही धारा को, या लीकेज धारा को, या समीप चालक में चल रही धारा को, या लघुपतित धारा को? तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, समीप में चल रही धारा को ये क्या करती है? सबसे अधिक ये डिस्टर्ब करती है। देखिए, इसका पीडीएफ जो है आपको हूबहू पीडीएफ मिलेगा दोस्तों। पीडीएफ की कोई चिंता मत करिए, पीडीएफ की जो जिम्मेदारी है ये मेरी जिम्मेदारी है। अब सुनिए, ये आपका एक बैकग्राउंड आपके सामने मैंने लाया, ये ट्रांसमिशन लाइन का है। इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखिएगा। जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो दो तार है ना, इन दोनों तारों के बीच में ना एक पर्टिकुलर गैप रखा जाता है। एक गैप को कम ज़्यादा नहीं होने दिया जाता, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो निकटता प्रभाव है ना, ये निकटता प्रभाव दोस्तों कैसा हो? कम रहे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस गैप को मेंटेन करके रखते हैं। देखिए, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, ये 3 या फिर 5 लाइन वाली होती है। 3 या 5 लाइन वाली आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो इसमें देखिए 5 लाइन की है जैसे ना, तो इसमें 3 तार में तो करंट की दिशा जो होगी एक जैसी होगी, यानी कि इस दिशा में तीनों तार में करंट का प्रवाह हो रहा है। और जो 2 तार है ना, इन दोनों तारों में करंट की दिशा इस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है सर, ऐसा इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, इस तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो ये चारों तरफ अपने क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिक को पढ़ रखा है दोस्तों, विद्युत की आधारशिला को पढ़ रखा है, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा विद्युत क्षेत्र के बारे में। जैसे ही इस चालक में धारा प्रवाह होता है तो विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। ये विद्युत क्षेत्र पास में रखे चालक को भी प्रभावित करता है। इस पास में रखे चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उस करंट को भी ये प्रभावित करता है। जब ऐसा ये प्रभावित करता है ना, तो दोस्तों जो धारा घनत्व होता है, करंट डेंसिटी, जिसको हम J से दर्शाते हैं, इसका मान जो है ये क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। करंट डेंसिटी का मान क्या हो जाता है? फाइनली बढ़ जाता है। और जब करंट डेंसिटी मान को बढ़ा लेता है तो दोस्तों क्या होगा? ये मान लीजिए ये एक वायर है ना, एक मिनट, ये एक क्या है? ये एक वायर है। तो इस वायर में जब करंट डेंसिटी का मान बढ़ जाता है तो इस वायर में से जो करंट है ना, वो केवल और केवल इसके स्किन में फ्लो होने लगता है। बीच वाली भाग दोस्तों बिल्कुल खाली होती है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। यही दोस्तों नुकसान होता है धारा घनत्व का मान बढ़ जाने से। ठीक है ना।
तो ये चीज आपको पता चल गया। देखिए जो समीपता प्रभाव है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो है ना, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर दो तारों के बीच का जो गैप होता है इसको मेंटेन करके हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं वो सभी एक बार इस वीडियो को भी शेयर करेंगे और इस वीडियो को एक बार लाइक करेंगे। ये सेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न को स्किप आपको नहीं करना है, बिल्कुल दोस्तों फोकस के साथ देखना है ना। ये क्वेश्चन मैं आप ही के लिए लेकर के आया हूं, जो कंटेंट तैयार किया हूं दोस्तों वो सब के सब आपके लिए है। जो प्रसारण लाइन यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में जो नो लोड की स्थिति में भी धारा का प्रवाह होता है, उस धारा की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ये बात आपको बताना है। क्या वो लैगिंग नेचर का होता है, क्या लीडिंग, प्रारंभ में लीडिंग, अंत में लैगिंग या इकाई। सबसे पहली बात कि अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है, शून्य लोड है उसमें, तो उसमें एक करंट चलती है जिसको हम कहते हैं चार्जिंग करंट। जिसको किस करंट के नाम से जानते हैं, तो चार्जिंग करंट के नाम से हम जानते हैं। और इस चार्जिंग करंट को एक और नाम दिया जाता है कैपेसिटेंस करंट, है ना, कैपेसिटिव करंट लिखिए, आप लिखिएगा कैपेसिटिव करंट। ये जो कैपेसिटिव करंट है ना, यहाँ से आपको एक बात याद आ रही होगी, कौन सी बात, कि कैपेसिटिव हम क्या पढ़ते हैं कि इसमें जो धारा होती है ना, ये वोल्टेज से क्या हो जाती है, लीड हो जाती है, यानी कि धारा जो होती है ये वोल्टेज से अधिक हो जाती है। और इस नेचर को हम क्या कहते हैं, इस नेचर को हम लीडिंग नेचर कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लीडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये जो चार्जिंग करंट है ना सर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्जिंग करंट IC बराबर क्या होता है, 2πfcv। 2πfcv क्या होता है, ये चार्जिंग करंट होती है। 2πfcv क्या होती है, ये चार्जिंग करंट होती है। और ये चार्जिंग करंट जो है, ये चार्जिंग करंट से हमें महत्व क्या क्या मिलता है, तो इस चार्जिंग, ये पहले देखिएगा, ये चार्जिंग करंट जो है ना, ये चार्जिंग करंट डिपेंड किस पर करती है, तो चार्जिंग करंट किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है, देखिए लाइन के लाइन वोल्टेज पर। किस पर निर्भर करेगी, लाइन का जो लाइन वोल्टेज होगा उस पर ये डिपेंड करेगी। और दूसरा, लाइन का जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है ना, उस पर भी ये डिपेंड करती है। किस पर, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पर ये निर्भर करती है। और उसी के साथ में दोस्तों, ये जो आपका लाइन का कैपेसिटेंस होता है, लाइन का जो कैपेसिटेंस होता है ना, इस पर भी ये निर्भर करती है। तो ये तीनों बातें दोस्तों आपको याद रखना है, चार्जिंग करंट लाइन वोल्टेज पर, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पर और लाइन का कैपेसिटेंस, तीनों पर ये निर्भर करती है। चार्जिंग करंट से हमें बेनिफिट क्या होता है, लाभ क्या होता है, इसको भी जरा लिखते जाइएगा दोस्तों। इसका जो लाभ होता है, सारी बातें बताऊंगा, बस आप इत्मीनान के साथ सुनिएगा इस क्लास को। लाभ जो है ना, इससे क्या हमें लाभ मिलता है कि जो लाइन का लॉस होता है, यानी कि आप यूं लिखिए कि जो लोड का जो करंट होता है ना, जो लोड धारा होती है, ये लोड धारा फाइनली क्या हो जाती है, लोड धारा का मान कम हो जाता है, जिससे लाइन लॉस कम हो जाते हैं, है ना। लाइन में जो हानियां होने लगती हैं वो हानियां क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, जिससे इसकी जो दक्षता होती है वो बढ़ जाती है। दक्षता में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। और जब भी आप इस कैपेसिटर को पढ़ते हैं तो कैपेसिटर में क्या होता है, ये पावर फैक्टर सुधारती है। ये क्या करती है, पावर फैक्टर को ये क्या करेगी, इंप्रूव करती है ना। ये क्या करती है, पावर फैक्टर को ये सुधारती है। और जब आप कैपेसिटेंस को पढ़ते हैं तो एक बात और दोस्तों, ये वोल्टेज रेगुलेशन को भी सुधारती है। ये किसको सुधारेगी, ये वोल्टेज रेगुलेशन को भी सुधारती है। तो ये सारी बातें दोस्तों मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि जो चार्जिंग करंट, इस नो लोड की कंडीशन में चार्जिंग करंट चलती है जिसको हम कैपेसिटिव करंट कहते हैं। और कैपेसिटर में आप पढ़ते हैं कि करंट वोल्टेज से आगे होती है, इसे नेचर कौन सा हो गया, लीडिंग हो गया। और ये चार्जिंग करंट किस पर निर्भर करती है, ये लाइन वोल्टेज पर, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पर और लाइन कैपेसिटेंस पर। IC बराबर 2πfc भी इसका क्या होता है, फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से हम चार्जिंग करंट को निकाल सकते हैं कितना चार्जिंग करंट है। और ये पावर फैक्टर भी सुधारती है और वोल्टेज रेगुलेशन भी सुधारती है। सारी कहानी आपके सामने है। एक क्वेश्चन से न जाने मैंने कितने क्वेश्चन आपको दे दिए और कितने क्वेश्चनों का हल आपको मिल गया। यही तो दोस्तों खास बात है निमी टेक्निकल क्लासेस में। यही सबसे खास बात है कि आपको इतना कंटेंट मिल जाता है ना कि कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं, कहीं कोई दूसरा और क्लास देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। आप दोहराना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो भी मैं लिख रहा हूं ये सारा PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 113।
ट्रांसमिशन लाइन में विभवपात का कारण माना जाता है ना। कोई ट्रांसमिशन लाइन है, विभवपात का मतलब क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होना। इसका मतलब क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होना विभवपात कहलाता है। इसका कारण क्या माना जाता है, सबसे पहली बात विभवपात ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या होता है, √3 गुणे R गुणे I गुणे L/CM, है ना। ये अब एक स्टूडेंट का दोस्तों एक स्टूडेंट ये भी चाहता होगा कि सर अगर आप इसको एक्सप्लेन कर देते इस फॉर्मूला को तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता। तो बिल्कुल दोस्तों आप घबराइए मत, वेट कीजिए। VD क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। ये क्या है, ये है आपका वोल्टेज ड्रॉप, यही आपको फाइंड करना है ना। ये वोल्टेज ड्रॉप √3 किसको बताता है, ये फेज को बताता है, कला को बताता है, क्योंकि संचरण यानी कि ट्रांसमिशन हमेशा 3 फेज पर किया जाता है, सिंगल फेज पर हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सर्विस लाइन होती है, ठीक है ना। आर क्या है, तो आर है लाइन का प्रतिरोध, आर क्या है, लाइन का प्रतिरोध, और आई क्या है, लाइन का करंट है यानी कि धारा है। यहीं पर देखिएगा ये जो एल है ना, ये लंबाई है, लेकिन ये लंबाई किसकी लंबाई है, तो ये लंबाई देखिएगा, ये लंबाई मान लीजिए यहाँ पर एस एस है, एस एस क्या होता है, सब स्टेशन, और यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, ये जो दूरी है, इसी को बताती है आपकी एल। और सी एम किसको कहते हैं, तो सी एम दोस्तों चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये सर्कुलर, ये क्या है, एक मिनट, ये है सर्कुलर मिल्स, है ना। सर्कुलर मिल्स जो है, ये आपको एक थोड़ा सा दोस्तों फर्स्ट टाइम आपने इस नाम को सुना होगा। तो सर्कुलर मिल्स का मतलब होता है वायर गेज, इसका मतलब क्या होता है, वायर गेज का मान, वायर गेज का क्या होता है, ये मान होता है। यानी कि जो भी ट्रांसमिशन लाइन में आपने ये ACSR तार या फिर CCSR तार यूज किया है, उस तार में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, उसका वायर गेज, उसका क्या होता है, वायर गेज। तो आंसर इसका फाइनली क्या होगा, देखिए ये किस किस पर निर्भर करता है, तो ये टेम्परेचर पर भी और फ्रीक्वेंसी पर भी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी फाइनल होगा कि ए और बी जो है यही इसका सही आंसर होगा, है ना। ए और बी दोनों सही आंसर है, तापमान और फ्रीक्वेंसी दोनों पर डिपेंड करता है, और वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करने का फॉर्मूला भी आप तक पहुंच चुका है। शॉर्ट संचरण लाइन सिस्टम में, शॉर्ट संचरण लाइन सिस्टम में किस रिले को महत्वता दिया जाता है, सारे रिले हैं दोस्तों, 4 रिले आपके पास है, सबका आंसर बताऊंगा किसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। लैचिंग रिले का प्रयोग नहीं करते हम, मल्टी वोल्टेज रिले का भी नहीं करते, मरकरी का भी नहीं करते, हम रिएक्टेंस रिले का प्रयोग करते हैं। अब आपके लिए एक मेरा क्वेश्चन है, जब आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में किस रिले का प्रयोग किया जाता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। देखिए लैचिंग रिले का हम यूज कहां पर करते हैं, तो सबसे पहली बात ये आती है, तो इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में करते हैं, कहां पर, इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में इसका हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में। और इसको दोस्तों हम कीप रिले के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप नोट करिएगा, किस नाम से, कीप रिले के भी नाम से जानते हैं। और मल्टी वोल्टेज रिले, देखिए मल्टी वोल्टेज जो रिले है ना सर, ये मल्टी वोल्टेज रिले का यूज किया जाता है, जैसे कि 24 वोल्ट डीसी है या फिर 220 वोल्ट एसी पावर है, इन दोनों में दोस्तों इसको काम में लिया जाता है, यानी कि मल्टी वोल्टेज में, एक से अधिक वोल्टेज में। और इसकी अगर आवृत्ति के बारे में पूछे ना कि किस आवृत्ति पर इसको हम यूज करते हैं, तो 0 हर्ट्ज से लेकर के ये 300 हर्ट्ज तक में ये ऑपरेट हो जाती है, यानी कि 0 हर्ट्ज पर भी काम करती है और फिर ये 300 हर्ट्ज पर भी ये खूब बढ़िया से काम करती है। लेकिन इसमें एक कमी होती है, वो कमी मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग टाइम में, है ना, किस टाइम में, ये जो इसका स्टार्टिंग टाइम होता है, इस टाइम में क्या होता है, इसमें जो वोल्टेज का मान होता है ना, ये कैसा होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, सॉरी स्थिर नहीं होता है। स्थिर क्या होता है, ये नहीं होता है स्टार्टिंग टाइम में। ये क्या है, एक ये इसकी दोस्तों कमी है। मरकरी रिले का प्रयोग कहां पर आप करते हैं, तो मरकरी रिले आज के टाइम पे बहुत कम प्रयोग किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके जगह पर कौन सी रिले आ चुकी है, सॉलिड स्टेट रिले। क्या होता है सॉलिड स्टेट रिले, और सॉलिड स्टेट रिले से प्रयोग, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ठोस युक्त रिले। कौन सी, ठोस युक्त रिले। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी रिएक्टेंस रिले करेक्ट आंसर होगा, है ना। देखिए
जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, क्या आप यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप यूपीपीसीएल की कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस यूपीपीसीएल। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप लिखिए यस रेलवे। अगर आप बार्क की कर रहे हैं तो आप लिखिए एस बार्क, है ना। तो आप कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए 115 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि प्रसारण डबल सर्किट लाइन में किस मान के विभव को संचारित किया जाता है। तो डबल सर्किट लाइन, यहां पर एक बात यह आती है कि संचरण लाइन तो चलो ठीक है, यह बात तो समझ में आती है कि हम 33 kV 66 kV 132 320 240 765 जो भी है उसको हम प्रसारण लाइन में पावर को ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन प्रसारण की डबल सर्किट अगर निकली हुई हो तो हम 220 kV दोस्तों उसमें यूज करते हैं और एक तरफ 240, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तस्वीर आपके सामने में रखूंगा, देखिए इस तस्वीर को गौर से आप देखिए। जो इस टावर का इस तरफ का लाइन गया है और इस टावर के इस तरफ वाली जो लाइन है ना, तो एक तरफ तो 220 kV की लाइन गई होगी, किसी भी तरफ, है ना, कोई जरूरी नहीं इसी तरफ, इस तरफ भी हो सकती है, और जो दूसरी तरफ है वो 400 kV की लाइन गई होगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं, ये जानने के लिए आप उत्सुक है कि अगर दोनों तरफ हम 400 kV या फिर 220 kV लगा देंगे, ट्रांसमिट करेंगे, तो हमें क्या नुकसान होगा, अगर ये जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं आंसर जरूर पिन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रसारण संचरण में, प्रसारण लाइन में इंसुलेटर्स को चमकदार क्यों बनाया जाता है ना। नमी तथा गैसों का अवशोषण न हो सके इसलिए, धूल का अवशोषण न करे, धूप का अवशोषण न करे इसलिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए। देखिए जो इंसुलेटर होता है ना, ये देखिए दोस्तों ऐसे मतलब कि खुले वातावरण में इसको हम लगाते हैं तो ये बारिश के समय में भीगता भी है, तो पानी और नमी से ये कोई नुकसान ना हो, और धूप हो, धूल हो, गर्मी हो, बरसात हो, सबको ये सह सके, सबको ये क्या कर सके, सह सके, इसको दोस्तों अवशोषण ना कर सके, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको चमकदार बनाते हैं। सुंदरता बनाना दोस्तों हमारा यहाँ पर मोटिव नहीं है। देखिए ये बात सही है कि चाहे संचरण लाइन हो, कोई सा भी लाइन हो या फिर वायरिंग सिस्टम हो, हम चाहते हैं कि वो हमारा सुंदर दिखे, लेकिन केवल सुंदर हमें दुल्हन बनाकर सजाना थोड़ी है, केवल सुंदर दिखाने के लिए हमें दोस्तों यहाँ पर नमी और गैसों का अवशोषण ना हो सके, इसलिए चमकदार बना लेते हैं। ओवरहेड टेलीफोन लाइन का टेलीफोन लाइन किस पदार्थ के बने होते हैं, 117 नंबर का क्वेश्चन सुनिएगा, जिंक वायर। अब ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जाएंगे तो यहां पर लिखा है कि सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर, तो आप कोई भी विद्यार्थी इसकी तरफ नहीं जाएगा, मालूम है क्यों, क्योंकि ये वाइंडिंग के लिए काम आती है। किसके लिए काम आती है, ये वाइंडिंग के लिए काम आती है, मोटर, मशीन, ट्रांसफार्मर, तो हम यहां पर वाइंडिंग का काम नहीं कर रहे हैं। एल्यूमिनियम वायर देखिए, ये कंडक्शन के लिए काम आती है, ये धारा प्रवाह करने के लिए काम आती है, ये किसके लिए काम आएगी, धारा प्रवाह करने के काम आएगी। और स्टील वायर है, यही दोस्तों काम आती है ना। स्टील वायर में क्या होता है, देखिएगा ये जो स्टील वायर होती ना, इस स्टील वायर लगाने का एक मकसद होता है कि इसमें जो तनन सामर्थ्य है ना, वो तनन सामर्थ्य अधिक हो, और तनन सामर्थ्य स्टील जो है ये खूब देता है, और इसमें झोल नहीं होने देता है ना, झोल इसमें नहीं होने देता, यानी कि इसमें जो सैग होता है ना, इंग्लिश में इसको सैग कहा जाता है, तो ये सैग को क्या करता है, कम कर देता है, सैग इसमें नहीं होने पाता, क्योंकि इसमें तनन सामर्थ्य जो है, वो खिंचाव स्ट्रेस जो है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 118 तक पहुंच चुके हैं, और दोस्तों वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया है ना, और आप लगातार क्लास को देखते आ रहे हैं, तो आपका दोस्तों ये दायित्व बनता है कि आप वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, है ना। हम पूरी ईमानदारी और पूरे ईमानदारी से क्लास को दोस्तों आपके सामने पेश करते हैं, और उतने ही ईमानदारी से आपको भी दोस्तों जवाब देना है, ठीक है ना। तो कमेंट शेयर करने से कभी पीछे मत हटिएगा, ठीक है। उच्च वोल्टेज की एक ट्रांसमिशन लाइन है ना, कंडक्टरों को टावर से निलंबित क्यों किया था। मैंने आपको बताया था कि जितना भी क्वेश्चन लाऊंगा सारा इस क्लास में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा, और मेरा बात 100% सत्य है कि मैं ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। कहां तक पहुंच चुके हैं कि कंडक्टरों को टावर से निलंबित क्यों किया जाता है। निलंबित का मतलब होता है दूर करना, इसका मतलब क्या होता है, दूर करना। आवृत्ति का मान बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं, धारिता का मान बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं तो नहीं करते, जमीन से निकास बढ़ाने के लिए, जमीन से निकासी बढ़ाने के लिए आप ओवरहेड लाइन में एक नियम दिया गया है, नियम 77। इस 77 नियम को आप जरूर पढ़िएगा। इसमें आपको बताया गया है ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में,
किसके बारे में बताया गया है? ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताया गया है। क्या होता है ग्राउंड क्लियरेंस? ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब होता है कि ये सबसे यानी कि सबसे नीचे वाली तार है किसी ट्रांसमिशन लाइन की, और ये जमीनी सतह है। ये क्या है आपका? ये जमीनी सतह है, यानी कि ये सरफेस है। इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो गैप कितना होगा? इसी को कहा जाता है ग्राउंड क्लियरेंस। इसी को क्या कहा जाता है? ग्राउंड क्लियरेंस। जी और सी, यही होता है ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है ना। तो ग्राउंड क्लियरेंस, जमीन से निकासी बढ़ाने के लिए ग्राउंड क्लियरेंस। देखिए एक बात यहां पर लिखेगा कि अगर कोई 400 केवी की लाइन गई है तो ग्राउंड क्लियरेंस कितना होगा? 8.84 मीटर। मैं बहुत ही दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, जो आपको ना एक ही साथ इतना शायद ही कोई बताएगा, इसलिए आप इसको नोट करिएगा। अब अगर 132 केवी के लिए पूछा होता तो 132 केवी में कितना होता? तो 400 केवी में 8.84, 132 केवी में होता है आपका 6 मीटर। कितना? 6 मीटर का ग्राउंड क्लियरेंस होता है। वहीं पर 33 केवी के लिए भी सुनते जाइए। 33 केवी के लिए होता है आपका 5.2 मीटर। कितना? 5.2 मीटर। और 765 केवी के लिए कितना हो जाएगा? तो इसके लिए होता है आपका 18 मीटर। कितना? 18 मीटर इसके लिए होता है। तो ये सारी बातें एक साथ आपको मिल रहा है दोस्तों। तो इसी बात पर एक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो एक शेयर जरूर करिएगा, है ना। नेक्स्ट, भारत में ट्रांसमिशन लाइन का संचालन किस कला में किया जाता है? अब देखिए इसका आंसर देने से पहले ना मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूं कि सबसे पहले कौन सा लाइन आया, सबसे पहले कौन सा फेज आया? तो सिंगल फेज सिस्टम आया। सबसे पहले सिंगल फेज सिस्टम आया। अब देखिए सिंगल फेज सिस्टम में क्या होता है ना, इसमें लाइन लॉस अधिक होता है। इसमें क्या होता है? लाइन जो लॉस होता है ना अधिक होता है। और कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो सिंगल फेज से ऑपरेट नहीं किए जा सकते, उनको 3 फेज ही चाहिए। तो सिंगल फेज के बाद क्या हमने 2 फेज नहीं लाया? सिंगल फेज के बाद क्या हमने 2 फेज नहीं लाया? तो हमने 2 फेज सिस्टम को लाया। हमने 2 फेज सिस्टम को लाया। इसमें क्या है? इसमें 2 तार फेज के थे, 2 तार फेज के थे, और इसमें एक जो तार था वो किसका था? न्यूट्रल का। इसमें कमी क्या था? तो कमी ये था कि जैसे ही हम इस 2 फेज तार में पावर को देते थे तो इसमें ना रिटर्निंग करंट आती थी। न्यूट्रल के तार में करंट नहीं आना चाहिए, लेकिन रिटर्निंग में न्यूट्रल तार में भी करंट आता था, जिसके वजह से क्या होता था कि जो वोल्टेज ड्रॉप है ना, इस वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ गया, जिससे लाइन लॉस और अधिक हो गया। जिससे लाइन जो लॉस है ना उसका मान और अधिक हो गया, और लाइन लॉस अधिक होने से क्या हो गया? इसकी दक्षता बहुत ही घट गई, जिससे इसको इकोनॉमिकली दोस्तों नहीं माना गया। इसलिए इस सिस्टम को यूज हम नहीं लेते हैं। नॉट यूज सिस्टम, इसको हम यूज में नहीं लेते हैं। फिर हम यूज में किसको लेते हैं? हम यूज में लेते हैं, देखिएगा 3 फेज सिस्टम को फिर हम लाए। हम किसको लाए? 3 फेज सिस्टम को हमने लाया। 3 फेज सिस्टम में क्या होता है कि इसमें 3 फेज के वायर होते हैं। इसमें 3 फेज तार होता है और एक न्यूट्रल तार होता है। तो इसमें जो 3 फेज तार है ना, इस फेज तार में जब भी हम इसमें पावर देते हैं तो तीनों फेज में ही पावर चलती है, केवल न्यूट्रल वाले पे पावर नहीं चलती है। और न्यूट्रल वाले पर जब पावर नहीं चलती है तो यहाँ पर जो लाइन लॉस होता है ना, लाइन लॉस जो है वो क्या हो गया? वो घट गया, जिससे इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी घट गई, है ना। VD का भी मान इसमें घट गया, और जो इसमें दक्षता था वो बढ़ गया। और 3 फेज सिस्टम का प्रयोग करने से हमें सबसे बड़े बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो पावर हमें मिल रही है ना, जो इसमें पावर मिल रही है वो 73% अधिक मिल रही है। कितना? 73% इसमें अधिक मिल रही है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। सिंगल कला 2 तार ये कहां पर यूज किया जाता है? ये वितरण सिस्टम में, ये कहां पर? वितरण लाइन में इसको यूज करते हैं। और 1 कला 3 तार जो है ये भी वितरण लाइन में ही इसको भी हम यूज करते हैं। और 2 कला 2 तार ये होता नहीं है, 3 कला 3 तार ये जरूर होता है। और ये 3 फेज लाइन सिस्टम जो है, ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में इसको हम यूज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 3 फेज में सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो ये इकोनॉमिकल है, लाइन लॉस कम कराता है, दक्षता अधिक होती है, पावर 73% हमें बढ़ करके मिलती है 2 फेज से, ठीक है ना।
हाँ, ट्रांसमिशन लाइन में उपयुक्त जो भी एसीएस है, बिल्कुल दमदार क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने खड़ी है। इसमें लगा स्टील तार किस किस्म का बना होता है? देखिए मैं आपको फीलिंग के साथ पढ़ाता हूं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि हर क्वेश्चनों में ना मैं जान डाल दूं, है ना, हर क्वेश्चनों में मैं जान डालने की अपनी पूरी कोशिश करता हूं ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए और मुझे भी पढ़ाने में मजा आए। ये क्या है? ये दोस्तों एल्यूमिनियम की वायर है, ऐसा आपको समझना है। ये क्या है? एल्यूमिनियम वायर या एल्यूमिनियम तार है। और ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये किसकी तार है? ये है स्टील तार। ये क्या है? स्टील तार है ना, ACSR तार यही है। तो देखिए इसमें जो स्टील है ना, ये स्टेनलेस स्टील नहीं है, स्टेनलेस स्टील नहीं है। ये कौन सी स्टील है? ये गैल्वेनाइज्ड स्टील है। अब देखिए गैल्वेनाइज्ड स्टील की तुलना अगर हम स्टेनलेस स्टील के साथ करें, किसके रिस्पेक्ट में? हम जंग के रिस्पेक्ट में, है ना, कि जंग किस में लगती है? तो स्टेनलेस स्टील में इसमें क्या होती है? इसमें जंग नहीं लगती है, जिसमें जंग नहीं लगती है, क्योंकि जिस थाली में अपन खाना खाते हैं, देखिए माँ डेली उस थाली को ठंडे पानी से धोती है, तब पर भी जंग नहीं लगता। गरम गरम खाना रख देते हैं तो भी नहीं लगता, है ना। तो स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता, गैल्वेनाइज्ड स्टील में जंग जरूर लगता है, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं लगता है। इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? स्टील तार का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तनन सामर्थ्य, देखिएगा इसमें जो तनन सामर्थ्य होता है ना, उसको बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए? तनन सामर्थ्य जो होती है, इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो हमारा ACSR तार है ये टूट ना जाए, इस पे ज़्यादा बल ना पड़े, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक, इसमें मैकेनिकल बल हमें नहीं पड़ने देना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल बल पड़ रहा है। इलेक्ट्रिकल बल बोले तो वोल्टेज जो है ये क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है, इलेक्ट्रिकल बल है। और मैकेनिकल बल क्या है? तनन सामर्थ्य। तो तनन सामर्थ्य इस एल्यूमिनियम के कंडक्टर पे ना पड़ जाए, इसलिए हम क्या लगाते हैं? स्टील का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। 66 kV, देखिएगा 121 क्या कह रहा है? 1 to 1 क्या कह रहा है? 66 kV की लाइन के लिए दो चालकों के मध्य कितनी दूरी रखी जाती है? सुनते जाइएगा दोस्तों। देखिए किस दो चालक तार की बात कर रहा है? ये दो चालक तार है, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये कितना है? अगर वोल्टेज का मान कितना है? 66 kV, तो 170, कितना? 170 सेंटीमीटर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। देखिएगा यही दो चालक हैं, लेकिन इसमें वोल्टेज का मान कितना है? 132 kV। तो फिर इसमें कितना इसमें गैप होगा? तो इसमें गैप होगा आपका, देखिएगा 360 सेंटीमीटर। कितना? 360 सेंटीमीटर। वहीं पर देखिए आप देखिए ये वाली जो लाइन है, ये लाइन अगर कितने की होती? 220, बोले तो सिंगल फेज 220 वोल्ट में, इसमें 30 से लेकर के 40 सेंटीमीटर का इसमें गैप होना चाहिए। अगर यही दो चालक तार हैं और इसमें वोल्टेज का मान है 400 वोल्ट, है ना, 3 फेज, तो फिर इसमें भी 30 से लेकर के 40 सेंटीमीटर का ही गैप होना चाहिए। लेकिन यही दो तार हैं, अगर इसमें 11 kV का लाइन जा रहा है, कितना वोल्टेज है? 11 kV की, तब दोस्तों 35 से लेकर के 60 सेंटीमीटर, कितना? 35 से लेकर के 60 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए दो तारों के बीच में, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 170 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन मैंने तैयार कर दिया? 1 2 3 4 क्वेश्चनों के साथ दोस्तों इस क्वेश्चन को हम आगे ले जाते हैं। EST लाइन, देखिए सबसे पहले EST लाइन क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म, तो EST जो होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या है? ये इसका पूरा नाम है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। इसमें लगा पोल या टावर जो भी है, इसमें वायर की ऊंचाई जमीनी सतह से कितना होना चाहिए? यानी कि एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसका सबसे निचले वाली वायर, और ये क्या है? जमीन है। ये क्या है? सरफेस है, सतह है। इसके बीच की जो दूरी है ना, ये कितना होना चाहिए? इसी को हम क्या कहते हैं? GC, जिसको कहा जाता है ग्राउंड क्लियरेंस, जिसको क्या कही जाती है? ग्राउंड क्लियरेंस। तो कितना होना चाहिए? तो ये 20 फुट होना चाहिए, जो अप्रोक्स 7 मीटर के अंतर्गत आती है, जो अप्रोक्स कितना आएगी? 7 मीटर के, यानी कि 6 पॉइंट और भी कुछ ऐसे आती है, 6.89 ऐसे कुछ करके, यानी कि अप्रोक्स 7 मीटर। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है? ये भी दोस्तों एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जो सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर है ना, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है? वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करने का मैंने सूत्र आपको बताया। तो देखिए सबसे पहली बात कि जो आपकी
सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर होता है, जो आपकी सस्पेंशन प्रकार का इंसुलेटर होता है ना, इस इंसुलेटर का प्रयोग कितने वोल्टेज तक के लिए करते हैं? तो इसको 66 किलो वोल्ट से लेकर के 765 किलो वोल्ट तक की वोल्टता के लिए हम इसको इस्तेमाल में करते हैं। यानी कि देखिए, एक जो इसमें इंसुलेटर होता है ना, वो 11 केवी के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि 11,000 वोल्टेज के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो अगर हम इसको 33 केवी में लगाते तो कितना इंसुलेटर लगाना पड़ता है? हमें 3 इंसुलेटर लगाना पड़ता है। कितना इंसुलेटर लगाना पड़ता है 33 केवी के लिए? तो इसके लिए हमें 3 इंसुलेटर लगाना पड़ता है ना। और यहीं पर अगर हम 66 में लगाएंगे तो 6 इंसुलेटर लगाएंगे। कितना? 6 डिस्क लगाएंगे। तो डिस्क जितना कम होगा उतना ही दोस्तों इसमें वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कम डिस्क में ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप। और इसीलिए हम 33 केवी में नहीं लगाते, क्योंकि 33 केवी में तो केवल 3 ही इंसुलेटर लगेगा और कम इंसुलेटर हो जाएगा, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। इसलिए हम चाहते हैं वोल्टेज ड्रॉप कम हो, तो हम कहां पर यूज करते हैं? 66 केवी से लेकर के 765 केवी तक के वोल्टेज के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। स्ट्रेन इंसुलेटर की दक्षता कैसे सुधारी जाती है? दोस्तों, क्लास की समापन की ओर पहुंच रहे हैं हम, है ना। इंसुलेटर ग्रेडिंग द्वारा लंबे क्रॉस आर्म लगा करके, है ना, गार्डिंग लगा करके कभी भी दोस्तों हम नहीं करते हैं, तो आंसर ये गलत हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, तो फाइनली ये आपका सही आंसर होगा डी नंबर। देखिए, इंसुलेटर की ग्रेडिंग यानी अलग अलग ग्रेडिंग करके हम क्या करते हैं? स्ट्रेन इंसुलेटर की एफिशिएंसी को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और लंबे क्रॉस आर्म का प्रयोग करके, यानी कि एक टावर है, पोल इसको मत समझिएगा, टावर ही समझिएगा, ठीक है ना। अभी टावर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए, इसमें हमने क्या लगा दिया? इसमें हमने यहाँ पर लगा दिया इंसुलेटर, ठीक। ये क्या है? इंसुलेटर। अब इसी इंसुलेटर पर हम क्या ले जाएंगे? इस प्रकार से 2 तार ले गए। तो हमें लंबे क्रॉस आर्म लगाने से क्या क्या फायदा हुआ? सबसे पहला फायदा कि इन दोनों के बीच का जो गैप है ये बढ़ गया। ये क्या है? ये तार तथा पोल के बीच की जो दूरी है ना, पोल तथा बीच की जो दूरी है वो दूरी क्या हो गया? वो दूरी बढ़ गया, पहला फायदा। दूसरा, इसमें इंसुलेटर स्थापित किया जा सकता है, आसानी से इसमें इंसुलेटर की स्थापना किया जा सकता है। ये दूसरी फायदा हो गई। और तीसरी फायदा क्या है कि इसमें तार के बीच में जो गैप है, इसमें जो गैप है ना, इसमें ये जो गैप है ना, 2 तारों के बीच में ये जो गैप है, ये गैप भी क्या हो गया? ये मेंटेन हो गया, जिससे समीपता प्रभाव क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा, जिसको निकटता प्रभाव भी कहते हैं। तो लंबे क्रॉस आर्म लगाने से और इसकी स्ट्रेन इंसुलेटर की दक्षता भी सुधर जाती है। तो ये सारे फायदा हैं, बहुत सारे दोस्तों बेनिफिट हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं? इस प्रकार से इसकी दक्षता को सुधारते हैं। गार्डिंग की तनन सामर्थ्य किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये 635 केजी से, कितना? 635 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आपको जानने को मिलेगा कि गार्डिंग जो होता है ना, वो एक्चुअल में होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो देखिएगा, इस चित्र से मैं आपको रूबरू कराता हूं और सिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात देखिए, ये जो है ना, ये है हमारा गार्डिंग। ये इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा गार्डिंग। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे पूरे इत्मीनान के साथ, तो मैंने आपको बताया था कि गार्डिंग किसका बनाया जाता है। तो गार्डिंग दोस्तों स्टील तार की बनाई जाती है। किसकी? स्टील तार की गार्डिंग तैयार की जाती है ना। स्टील तार की गार्डिंग तैयार की जाती है। और सब पहली बात, इस गार्डिंग को ना पोल के दोनों तरफ, यहां पर भी ग्राउंड किया गया है और इधर भी एक पोल आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर भी ग्राउंड किया गया है। इस ग्राउंडिंग करने से फायदा क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात क्या होगा कि इसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं? तो क्रॉसिंग पर करते हैं। कहां पर? हम क्रॉसिंग पर करते हैं, चाहे वो रोड की क्रॉसिंग हो, चाहे वो किसी रेलवे लाइन की क्रॉसिंग हो, वहां पर करते हैं। मान लीजिए इसके नीचे ना रोड है, इसके नीचे क्या है? रोड है, यहां पर ट्रैफिक चलती है। तो यहां से कोई 11 केवी की लाइन है, ये 11 केवी की लाइन है, 11,000 वोल्टेज इस पे जा रही है। तो अगर ये तार टूट गया या फिर इंसुलेटर खराब हो गया, इंसुलेटर से तार छूट गया, तो क्या होगा? ये वायर सीधे जमीन पर आ जाएगी और जो नीचे ट्रैफिक चल रही है ना, हो सकता है अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन के पूरे बॉडी में करंट फ्लो होने लगेगा, जिससे बहुत दोस्तों नुकसान होगा। और ट्रैफिक में भी दोस्तों अगर गिर गया तो यहां पर लोग जो होंगे उनको बहुत अधिक नुकसान पहुंचाएगा ये करंट। तो इस केस में हम क्या करते हैं? एक गार्डिंग लगा देते हैं। अब ये तार अगर बीच से कहीं पर ब्रेक होता है ना, तो सबसे पहले आकर के यहां पर लटक जाएगी, ठीक। अब यहां पर जैसे ही लटकेगी तो क्या होगा कि हमने
पोल के साथ में एक अलग से वायर जीआई का बांध रखा है और ये जीआई का तार किसके साथ कनेक्ट है, इस गार्डिंग के साथ कनेक्ट है और ये ग्राउंड हो जाएगा नीचे, और ग्राउंड होगी तो जो भी इस तार में करंट चल रहा है वो सब ग्राउंड हो जाएगी और ये एक तो नीचे भी नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। और इसका सबसे बड़ा काम क्या है कि ये वायर टूटती है और टूटने से जमीन में गिरने से पहले पहले ये गार्डिंग वायर क्या करता है, इस मेन वायर को ग्राउंड कर देता है। ये सबसे बड़ी फायदा होती है, ठीक है ना। तो ये आपने जान लिया। देखिए जैसे ही तार टूटता है तो यहां पर एलजी फॉल्ट होती है। कौन सी फॉल्ट होगी, एलजी फॉल्ट होती है। ये जो एलजी फॉल्ट होती है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, एलजी फॉल्ट जैसे ही होगा ना तो जो सर्किट ब्रेकर है ना, ये जो सर्किट ब्रेकर है, ये सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगी, ये ट्रिप हो जाएगी। क्या होगी, ये ट्रिप हो जाएगी। अब देखिए ये जो सर्किट ब्रेकर है ट्रिप हो जाएगी और सर्किट ब्रेकर किस में लगा होगा, तो ये पैनल बोर्ड में लगी होगी। किस में लगी होगी, ये पैनल बोर्ड में लगी होगी और इस पैनल को ऑपरेट करने वाला एक क्या होगा, चालक ऑपरेटर, यानी कि लाइन चालक। क्या होगा, लाइन चालक होगा इस पैनल को ऑपरेट करने के लिए। तो जैसे ही लाइन चालक देखेगा कि ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया तो सर्किट ब्रेकर को भी वो क्या करेगा, बंद कर देगा। और फिर ये किसको कांटेक्ट करेगा, ये कांटेक्ट करेगा लाइनमैन को। किसको करेगा, ये लाइनमैन को करेगा। और लाइनमैन को करेगा कि भैया जाके देखो कहां पर वायर वगैरह टूटा हुआ है जिससे सर्किट ब्रेक हो चुकी है। और जैसे ही सर्किट ब्रेक होती है ना सर, तो इसमें एक अलार्म लगी होती है ना, अलार्म लगी होती है किसमें, इस पैनल बोर्ड में। और ये अलार्म जोर जोर से दोस्तों घंटी की आवाज बजाने लगती है जिससे ऑपरेटर को पता चल जाता है कि ट्रिपिंग हुआ है, कहीं पर फॉल्ट आया है। तो फिर लाइनमैन जाता है और इस फॉल्ट को ठीक करता है। और आईटीआई वाला ही होता है लाइनमैन, और दूसरा कोई नहीं होता। आप जैसे स्टूडेंट ही जब सर्विस लगते हैं तो इसी प्रकार से अपने इस देश को सेवा देते हैं। तो लाइनमैन, इसमें लाइनमैन जो होता है वो जाएगा और फिर इसमें देखेगा कि कहां पर फॉल्ट आया है। तो इस प्रकार से गार्डिंग जो होता है ना, इतना सुरक्षा करता है, ठीक है ना। तो ये होता है बेसिकली गार्डिंग का टोटली दोस्तों महत्व, ठीक है। तो ये टोटल 15 क्वेश्चनों को दोस्तों हम सॉल्व कर चुके हैं और हर क्वेश्चन में आपने मेरा पूरा साथ दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि आप अपने एग्जाम को लेकर के बहुत डेडिकेटेड हैं, एग्जाम को लेकर के बहुत सीरियस हैं। और जो भी विद्यार्थी सीरियस होता है ना, कामयाबी उसी को गले लगाती है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। बस दोस्तों मैं तो समर्पित हो चुका हूं आपके लिए। जितना मुझसे हो सकता है मैं आपका हेल्प करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, आपको क्लास दूंगा और इस क्लास में जितना कंटेंट हो सके उतना कंटेंट दूंगा। निमी टेक्निकल क्लासेस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको इकट्ठा इतना कंटेंट मिल जाता है ना जो एग्जाम में काम आएगा, जो सिर्फ एग्जाम में काम आएगा। और आपको इंटरव्यू के लिए भी ये क्लास इतना स्ट्रांग कर देगा ना अगर आप ध्यान से देखेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि पावर सिस्टम जैसे लेक्चर को दोस्तों इसको हर कोई इतना स्ट्रांगली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मैं सबसे बेस्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन दोस्तों आईटीआई के लेवल पर देखा जाए तो इतना दोस्तों डीपली कोई नहीं बताता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आप अपने टारगेट पर विजयी हो, ये मेरा दुआ है, ये मेरा शुभकामना है। और निमी टेक्निकल के जितने भी परिवार हैं सभी का दोस्तों शुभकामना है कि आप अपने टारगेट को कंप्लीट करें, अपने सपने को पूरा करें, ठीक है। तो इसी प्रकार का कंटेंट देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा अगर नोटिफिकेशन लेना है तो, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। और जब तक ट्रांसमिशन लाइन का एक एक चैप्टर से क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं करा देता तब तक पावर सिस्टम आपके सामने लेकर आता रहूंगा। और आप भी दोस्तों पूरे विश्वास के साथ आइएगा। आपका विश्वास ही दोस्तों मेरे अंदर एक एहसास लाता है, मेरे अंदर एक जोश लाता है, एक जज्बा लाता है कुछ करने का आप लोगों के प्रति, ठीक है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिएगा। और इसका पर्टिकुलर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं, उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को भी आप देखिएगा और सभी वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा।